हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं में जॉन डाल्टन का सिद्धांत। इसके पहले हमने पढ़ा था रासायनिक संयोग के नियम और हम अभी तक पढ़ रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब हम पढ़ रहे हैं जॉन डाल्टन का सिद्धांत कि इन्होंने परमाणु के बारे में क्या क्या जानकारी दी। अर्थात इसके पहले मैंने जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताया था वो सब चीज़ें बाद में आती गई थी और उसके पहले जॉन डाल्टन ने अपने तरीके से परमाणु कैसे होता है, क्या होता है, वो सब चीज़ें बताई थी। और उसमें कुछ न कुछ कमी थी, लेकिन कम से कम उन्होंने 1808 में लगभग शुरुआत कर दी थी कि जो पदार्थ होते हैं वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, वो चीज़ें उनको क्या क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले चल देखते हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं। सबसे पहले तो जॉन डाल्टन ने इसको 1808 में दिया था। जो जॉन डाल्टन थे उनका कहना था कि जो प्रत्येक पदार्थ होता है वो छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिनको कहा जाता है परमाणु। इसके पहले मैंने बताया था कि हम केमिस्ट्री में पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ किसको कहा जाता है? जिनका अपना वजन हो अर्थात भार हो और जिनकी अपनी आयतन हो अर्थात जो जगह घेरे हुए सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। तो जो पदार्थ है, जैसे मान लो ये मैं कोई पदार्थ लेता हूँ, जैसे मान लो ईंट ही ले लिया, तो ईंट में क्या होते हैं? ऐसे छोटे छोटे रेत के कण या मिट्टी के कण होते हैं। तो ये जो छोटे से कण हैं इसके, इस तरीके से इन्हीं कणों को अर्थात इनको जब तोड़ते जाए तो जो सबसे बारीक कण दिखता है तो इन्हीं को क्या कह दिया गया है? परमाणु कहा जाता है। ये किसके द्वारा बताया गया? डाल्टन के द्वारा। अर्थात हमने कोई पदार्थ लिया तो पदार्थ का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है, अर्थात हम कोई सामान लेते हैं, उसको यदि चाकू से या ब्लेड से काटते जाएँ तो इतना काटते जाएँ कि वो उसका जो सबसे छोटा पार्ट रहता है अर्थात जो सबसे छोटा हिस्सा रहता है उसको कहेंगे हम लोग परमाणु। तो ये था इनका जो सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था कि परमाणु वास्तव में होते कैसे हैं। तो उसका पहला पॉइंट था। दूसरा कि इनका कहना था कि एक जो तत्व हैं उनके सभी परमाणु एक जैसे होंगे। कहने का अर्थ है कि जैसे मैं मान लो हीलियम लिया, तत्व तो हमारे पास टोटल कितने हैं? तत्व हमारे पास है टोटल 118। अब मैंने हीलियम कोई तत्व लिया तो हीलियम के परमाणु यदि ऐसे हैं, अर्थात हीलियम जो तत्व है उसका एक परमाणु अगर ऐसा है तो जो हीलियम तत्व रहेगा, मान लो ये हीलियम में लिया, तो हीलियम के अंदर जितने भी परमाणु रहेंगे वो सब ऐसे ही दिखने वाले रहेंगे। कहने का अर्थ है कि इनके जो आकार है, संरचना है, वजन है, ये सब कुछ एक जैसे ही रहेंगे। ये मेरे थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, लेकिन वो सब एक बराबर रहेंगे इस तरीके से। और जो तत्व होते हैं उसमें बहुत अधिक मात्रा में होते हैं परमाणु, अर्थात ये तत्व लिया, तत्व के अंदर परमाणु होते हैं। कहने का अर्थ है कि एक ही प्रकार का जो तत्व रहेगा उसमें एक ही रंग रूप वाले, जिनका वजन भी समान रहेगा, संरचना भी समान रहेगा, ऐसे परमाणु पाए जाएंगे। अब यही हीलियम के अलावा मैं मान लो लेता हूँ बेरिलियम को, तो बेरिलियम का जो परमाणु रहेगा, या फिर ले लेता हूँ सोडियम को, ये सोडियम जो तत्व है इसका जो परमाणु रहता है वो इस तरीके से रहता है। अर्थात इसमें देखिए, इसमें दो गोले बने हैं, लेकिन मैं यहीं पे सोडियम का लूँगा तो सोडियम के जो परमाणु रहेंगे वो इस तरीके से रहेंगे, तीन स्ट्रक्चर वाले ऐसे। तो दोनों में आप फर्क समझ रहे होंगे कि हीलियम का परमाणु और ये सोडियम का परमाणु दोनों में बहुत अंतर है। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं कि एक प्रकार का जो तत्व उसमें एक ही समान परमाणु पाए जाते हैं, उसी प्रकार दूसरा तत्व लेंगे तो दूसरे तत्व में जैसे सोडियम लेंगे तो सोडियम का परमाणु अलग होगा और हीलियम का परमाणु अलग होगा। कहने का अर्थ है कि अलग अलग यदि तत्व है तो उनके परमाणु पे क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको, दूसरा जो पॉइंट है वो समझ में आ गया होगा। इसमें क्या बोले कि कोई भी पदार्थ रहता है उसका जो सबसे छोटा हिस्सा है वो परमाणु कहलाता है। दूसरा है कि यदि जो तत्व है, प्रत्येक तत्व, उनमें सब में अलग अलग परमाणु पाए जाते हैं। जैसे हीलियम है तो हीलियम के परमाणु सब ऐसे ही रहेंगे अर्थात एक जैसे दिखेंगे। सोडियम है, सोडियम के परमाणु भी एक जैसे दिखेंगे, लेकिन हीलियम और सोडियम ये दोनों परमाणु एक दूसरे से बहुत अलग रहेंगे। ये इसका अर्थ था दूसरा का। तीसरा है रासायनिक अभिक्रिया में केवल परमाणु भाग लेते हैं। कहने का अर्थ है कि कोई भी यदि रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो उसमें सिर्फ परमाणु भाग लेते हैं, ना कि अणु या फिर पदार्थ। अर्थात परमाणु को क्या मान लिया गया? परमाणु को सबसे छोटा हिस्सा मान लिया गया है। तो जो भी अभिक्रियाएं हम कराएंगे तो ये जो छोटे हिस्से हैं यही मिलकर अभिक्रियाएं करेंगे। तो ये था तीसरा पॉइंट। चौथा क्या है कि परमाणु को रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। कहने का अर्थ है कि ये यदि मान लो परमाणु है इस तरीके से, तो इसको हम इस तरीके से ऐसे काट के अलग नहीं कर सकते। ऐसे मतलब
ये अलग ऐसे नहीं हो सकते, परमाणु ऐसे ही रहेंगे, ये नहीं तोड़े जा सकते। ये तो कब का समय था? 1808 का समय, जिस समय जॉर्ज डाल्टन शुरुआत कर रहे थे कि परमाणु का संरचना कैसे होता है। लेकिन आधुनिक जो रसायन है, आधुनिक रसायन में ये चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं, तो हम उसको बाद में पढ़ेंगे। अभी तो इसको जाने कि इनके सिद्धांत के हिसाब से डाल्टन है, उनके हिसाब से परमाणु है, उनको इस तरीके से अलग नहीं तोड़ा जा सकता, वो ऐसे रहते हैं, मतलब जैसे हैं वैसे ही, और ना ही इनको बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, मतलब शुरू से ऐसे ही रहेंगे और बने हुए रहेंगे। नेक्स्ट है 5वां, एक या अलग अलग परमाणु आपस में मिलकर यौगिक परमाणु बनाते हैं। कहने का अर्थ है कि ये यदि मान लो एक परमाणु है और इसको मैं दूसरे परमाणु से ऐसा मिला दिया, तो ये इस तरीके से बनाएंगे, इसको बोल रहे हैं यौगिक परमाणु, जिसको बाद में क्या नाम दिया गया, इसी को बाद में यौगिक जो परमाणु है इसको नाम दिया गया अणु। मैं इसकी पहले परिभाषा दिखाया था पिछले वीडियो में, मतलब पहले नंबर का जो वीडियो था उसमें क्या बताया था कि जो अलग अलग तत्व हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, अर्थात वो अणु बना लेते हैं। यौगिक भी एक प्रकार से अणु है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अणु। तो इसी को यौगिक परमाणु कहते थे कौन, जो जॉन डाल्टन थे वो। तो उम्मीद करता हूँ 5 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। पहला तो क्या बताया मैं कि पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा परमाणु होता है। दूसरा क्या बताया, परमाणु, एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से अलग होते हैं, अर्थात जैसे हीलियम है तो हीलियम के परमाणु हीलियम जैसे ही रहेंगे, सोडियम के परमाणु सोडियम के जैसे रहेंगे, मतलब प्रत्येक परमाणु का जो संरचना है वो एक दूसरे से अलग रहेगा, लेकिन खुद में वो यदि एक ही के अंदर है, मतलब इस तरीके से, तो एक के अंदर एक समान ही परमाणु रहेंगे, लेकिन दूसरे में वो अलग रहेंगे और दोनों एक दूसरे से अलग हैं। मतलब खुद के अंदर तो एक ही जैसे रहेंगी संरचना वाले, लेकिन अलग अलग में वो दोनों की संरचनाएं भी अलग अलग हो जाएंगी। तो ये तो था दूसरा। तीसरा, रासायनिक अभिक्रिया में सिर्फ परमाणु भाग लेते हैं, मतलब उसमें अणु या पदार्थ भाग नहीं लेते हैं, ये याद रखना है। चौथा कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उस समय परमाणु को न तो तोड़ सकते हैं, न ही उसको नया बना सकते हैं, अर्थात इस परमाणु से हम और नया परमाणु नहीं बना सकते, जैसा परमाणु शुरू में रहेगा वैसी परमाणु हमको बाद में मिलेगा। अर्थात ये मैं यदि मान लो अभिक्रिया कराया तो इससे मेरे को ऐसा ही परमाणु मिलने वाला है, ना कि कोई नया चीज़। तो इसको कहा जा रहा है ना तो बना सकते हैं, ना ही इसको तोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है कि एक से अधिक परमाणु आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, यौगिक परमाणु, जिनको क्या कहा जाता है, वास्तव में यही यौगिक परमाणु अणु है, जो कि अभी आधुनिक रसायन में कहा जाता है। अब देखते हैं हम लोग इसके बाद इसमें कमी की, इस सिद्धांत में क्या क्या कमी रह गई। अब हम लोग पढ़ रहे हैं डाल्टन के सिद्धांत की कमी या उसकी सीमाएं, अर्थात उन्होंने जो परमाणु की संरचना कैसे होती है, पर दो अलग अलग तत्वों में परमाणु के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं या भिन्न क्यों होते हैं, सबके बारे में बताया था। लेकिन उनमें कुछ कुछ कमी था। जैसे पहला है कि इनका कहना था कि एक समान जो तत्व हैं उनके सभी परमाणु एक जैसे होंगे, और जो दूसरे तत्व हैं उनके परमाणु एक तत्व से दूसरे की अपेक्षा अलग होंगे। कहने का अर्थ है कि एक मैंने यदि पदार्थ लिया तो एक यदि तत्व लिया तो इसके अंदर जो परमाणु रहेंगे वो एक समान रहेंगे, लेकिन हम यदि दूसरा तत्व लेते हैं, मान लो इसको तत्व ए लिया और इसको मैं तत्व बी लिया, इसका आकार कुछ दूसरा टाइप का होता है, अर्थात इनका वजन या इनका द्रव्यमान। तो ये अलग, मतलब ए के अंदर सब एक समान क्यों होते हैं और बी के अंदर इसकी अपेक्षा दूसरे क्यों होते हैं, अर्थात जो दो तत्व होते हैं, दोनों तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं वो सबके एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं, इसकी जानकारी इसके द्वारा नहीं दिया गया। अर्थात इनके द्वारा ये नहीं बताया गया कि जो प्रत्येक परमाणु होते हैं उनका जो परमाणु द्रव्यमान है, अर्थात जो प्रत्येक तत्व है उनमें जो परमाणु पाया जाता है उनका परमाणु द्रव्यमान एक समान क्यों होता है, और दूसरे जो तत्व रहते हैं उनमें जो परमाणु पाया जाता है उनका परमाणु द्रव्यमान दूसरे तत्व की अपेक्षा अलग क्यों होता है, अर्थात दोनों एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु की अपेक्षा एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं, इसकी जानकारी ये नहीं देता है। दूसरा है कि एक से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु तो बनाते हैं, अर्थात इस तरीके से एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिले और आपस में अणु बना ली, जिसको यौगिक परमाणु कहते थे। तो ये ऐसा क्यों बनता है, इसकी जानकारी इनके द्वारा नहीं दी गई। लेकिन ये सब चीज़ के बारे में आधुनिक जो रसायन है उसमें इसकी जानकारी दी गई है कि ये ऐसा क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनके बीच बंध पाया जाता है, आकर्षण पाया जाता है, इस कारण ऐसा ये लोग
मतलब जो परमाणु होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये तो था कमी। यदि और इसके अलावा भी निकाल सकते हैं कमी निकालने के लिए। जैसे इसमें कहा गया है कि परमाणु को हम नष्ट नहीं कर सकते या फिर उनको बना नहीं सकते, लेकिन आधुनिक रसायन में यह माना गया है कि जो परमाणु होते हैं उनको नष्ट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। जैसे जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है, नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होता है, ये जो परमाणु रहता है, परमाणु को जो नाभिक रहता है इसको इस तरीके से तोड़ दिया जाता है, अलग अलग एक बड़े से दो छोटे में, तो उसमें ये संभव है। दूसरा इसमें कहा गया है कि एक जो तत्व है उनमें जो परमाणु पाए जाते हैं उन सब का द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान मतलब उनका वजन, वो एक समान होते हैं। लेकिन जब समस्थानिक का खोज हो गया, समस्थानिक मतलब वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान अलग होते हैं, तो खोज होने के कारण ये जो इनका नियम था वो सब गलत हो गया। अर्थात इनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए थे वो नए खोज के कारण धीरे धीरे गलत हो गया। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि इन्होंने ये बता दिया कि पदार्थ में जो इनसे सीखने लायक चीज़ था कि पदार्थ में सबसे छोटा हिस्सा होता है जिसको परमाणु कहा जाता है। दूसरा कि जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसमें परमाणु भाग लेते हैं। तीसरा कि परमाणु आपस मिलकर अणु बनाते हैं। तो ये जो 3 चीज़ें थी ये अभी भी पहले जैसा ही पूरा माना जाता है। इनमें थोड़ा सा बस परमाणु से अणु बनता है, उसके लिए बंध का सिद्धांत दिया गया है। तो आई होप जो चीज़ें मैं बता रहा था आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मोल संकल्पना।